नमस्कार, सिंबी की आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में फिर लौटी बिकवाली। निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसलकर 25,200 के नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, इन्फोसिस और एमएनएम ने बनाया दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी। 4% से ज़्यादा चला इंडिया विक्स। बाजार में कमजोरी, लेकिन बुलियन की बुलेट रफ्तार जारी। M6 पर चांदी पहली बार 4 लाख तो वहीं सोना है 1,80,000 के पार निकला। साथ ही गोल्ड सिल्वर से जुड़े शेयरों में और ETFs में भी जोरदार उछाल। उधर M6 और मुथूट फाइनेंस लाइफ हाई पर पहुंचे। आईटी शेयरों में आज सबसे ज़्यादा दबाव, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। 2 से 3% गिरे LTI, माइंडरी, एम्फेसिस और परसिस्टेंट। साथ ही FMCG, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिफेंस सेक्टर भी 1% नीचे। लेकिन मेटल्स में शानदार तेजी, 2% के उछाल के साथ मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। नतीजों के बाद L&T करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गिरा बना। वहीं मेटल में तेजी से फिर चमका वेदांता। साथ ही कल का बिग स्टॉक ऑल इंडिया 2 दिनों में करीब 13% ऊपर, लेकिन कमजोर रिजल्ट से NSDL और SBI कार्ड फिसले। उधर ChatGPT, जिंदल स्टील और कोल इंडिया, NHPC, HL चले। मारुति और BEL में आज नंबर्स के बाद दिख रही है गिरावट। मारुति निफ्टी के टॉप लूजर में शुमार। BEL कल की बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग में। कमजोर रिजल्ट से सेजिलिटी और फिनिक्स मिल्स में भी गिरावट, लेकिन Q3 के बाद ग्लैंड फार्मा और गार्डन रीच में 3 से 5% की रैली। चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में पिछले शो से आशीष बहेती और अमित सेठ बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुक्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल मांग से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और MD देवीना मेहरा से, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। साथ ही यत्न से जानेंगे कि बजट से डिफेंस, रेलवे और एग्री सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं। एक नज़र लेकिन इससे पहले ज़रा मार्केट पर। निफ्टी ने 25,200 तोड़ दिया है, लेकिन 25,150 को अभी तक बचा रहा है। बैंक निफ्टी रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, लेकिन अब ये भी थोड़ा सा वापस थोड़ा नीचे आ रहा है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप देखें, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी कम गिरे बजाय निफ्टी के, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट है और एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गई है। इंडिया विक्स ये ऊपर है। निफ्टी पर आज डिसाइसिव प्रेशर है सबसे ज़्यादा 3-4 बड़े स्टॉक्स का, जिसको लीड कर रहा है इस समय अगर आप देखें तो मारुति करीब 2.5% नीचे। SBI लाइफ अब निफ्टी का टॉप लूज़र है, करीब 3% नीचे है ये। इसके अलावा M&M, एशियन पेंट्स, टाइटन, ट्रेंट, BEL, TCS, इनफैक्ट TCS, इन्फोसिस सभी में एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको दिखाई देगा। सिर्फ लार्सन एंड ट्यूब्रो है जो थोड़ा सा मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा है 2% ऊपर, लेकिन ये भी टेक्निकली अब डील ऊपर आ गया है अपने हाई से स्लिप होकर। और इसके अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर हल्की सी आपको बाइंग दिखाई देगी। F&O के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, इसमें काफ़ी मूव्स हैं दोनों साइड पर। पहले लूजर्स की बात कर लेते हैं। RVNL 5% नीचे है। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज़, परसिस्टेंट, PI इंडस्ट्रीज़, इन सब में गिरावट दिखाई देगी आपको। और ऊपरी साइड पर जिंदल स्टील, बेसिकली मेटल्स में मोमेंटम है अभी भी। जिंदल स्टील, ऑयल इंडिया, मुथूट, जो भी मेटल से जुड़े हुए काउंटर्स हैं, गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए काउंटर्स हैं, वो अभी भी चल रहे हैं इस मार्केट में। बिरू, ये थी अब तक की समरी। हर चीज़ आपने समझ ली, मतलब इक्विटी और कमोडिटीज़ का हाल और गोल्ड सिल्वर से जुड़े स्टॉक्स। मुथूट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए पैनल से करते हैं बातचीत। सचिन जी और विकास जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर, और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अभी भी मौजूद हैं अमित सेठ जी और आशीष बहेती जी। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। जिस तरीके से निफ्टी का बिहेवियर है, वापस इसने एक रेजिस्टेंस हिट किया था 25,300 के आसपास का, एंड वहां से थोड़ी सी मुझे लग रहा है गिरावट हावी हो रही है। स्पेशली अगर हम आईटी स्टॉक्स को देखें तो वो काफी डोमिनेंट रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है उसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा आज नेगेटिव व्यू लेके ही बैठना चाहिए। जो दोनों स्टॉक्स है मेरे हैं वो दोनों ऑन द शॉर्ट साइड होंगे। पहला स्टॉक जो है
एमएनएम मुझे लग रहा है काफी वीक है। एक अच्छा अटेम्प्ट इसने कल के सत्र में दिखाया था, बट वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट भी यहाँ पर फेल हो रहा है। 3400 के आसपास का जो एक पुट राइटिंग क्लस्टर था, वो पर्टिकुलर पुट राइटिंग क्लस्टर इसने ब्रेक किया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेकंड टाइम ये ब्रीच कर रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 3300 तक का एक ड्रॉप नजर आ सकता है ड्यूरिंग द डे। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 3260 का है। यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी एमएनएम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3426 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हल्का फुल्का अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो 3400 एक आइडियल लेवल है जहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है थोड़ी देर पहले। मुझे लग रहा है इन्फोसिस में एक अच्छी गिरावट नजर आ रही है। एक काइंड ऑफ रिवर्सल जोन यहाँ पर हिट हो चुका था 1660 के आसपास का, वो पर्टिकुलर लेवल इसने ब्रीच किया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1600 तक का एक इमीडिएट ड्रॉप भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर इन्फोसिस के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1666 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड 1600 के आसपास पोजीशंस को रिव्यू करना है। इन्फोसिस सेल और 1.5% नीचे आईटी इंडेक्स। और देखिए, जैसे स्टॉक का मैंने आपको सुबह खुलते साथ जिक्र करा था, इंडिगो में मेरे ख्याल से जब मैं बात कर रहे थे उस टाइम पहले टॉस पे मेरे ख्याल से इट वाज 918, प्राइस था 4715 का, 4631 हो गया। कंप्लीट कोलैप्स है इंडिगो में आज, और सेकंड टॉप लूजर इस वक्त इंडिगो बना हुआ है। प्रेशर्स देखिए आप स्टॉक्स पे, जिसके अगेंस्ट विंड है वो स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे 4616। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो दोनों पे काउंटर मेरे बाय साइड रहेंगे। पहले तो फेडरल बैंक मुझे स्ट्रांग लग रहा है। 287 का एक ब्रेकआउट था, वो अभी जस्ट हो चुका है और मुझे लगता है एक मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 304 का यहाँ पे टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 282 का एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है इंट्राडे में, तो 282 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक को यहाँ पे बाय करना है 304 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा आरईसी लिमिटेड। मैंने कल भी क्लोजिंग शो पे ये स्टॉक मेंटेन किया था। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। ऊपर में जो यहाँ से टारगेट निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 398 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 370 का इंपॉर्टेंट बेस अभी इंट्राडे में बन चुका है, तो 370 के स्टॉप लॉस से आरईसी लिमिटेड को बाय किया जा सकता है। ओके, आरईसी और पीएफसी का ये कॉम्बिनेशन आज अच्छा करता हुआ, ये वाकई अच्छा कर रहा है। दोनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अमित जी आपके दो ट्रेड्स, गुड मॉर्निंग। विरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा एनटीपीसी में हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 350 355 के ऊपर एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें नजर आ रहा है, तो इसे बाय करें। 349 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 363 के। दूसरा स्टॉक मैं रिपीट करूंगा, एनएमडीसी। इसका मैंने कॉल ऑप्शन भी दिया था। ये फ्यूचर्स, कैश और फ्यूचर दोनों में ही अच्छा लग रहा है, तो 8350 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 81 रुपीज का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 90 के। ओके, ये दो ट्रेड्स आपके हो गए। आशीष बहती जी आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला तो सेल कॉल रहेगा। नौकरी में बिकवाली की सलाह है, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला और जिस सबसे नौकरी में करेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक और स्लिप हो सकता है। यहाँ से 1290 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 1240 और 1220 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो इंडस टावर का, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 429 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है 445 और 455 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, इंडस टावर्स 445 से 55 तक के लक्ष्य के लिए। कुछ पॉकेट्स को और थोड़ा सा अगर आप देखिए खंगालने की कोशिश करते हैं, आज जो स्ट्रॉन्ग है मेटल्स इसमें सबसे ऊपर है, नो डाउट अबाउट दैट। जेएसपीएल, नाल्को, एनएमडीसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील। सचिन, ये थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंसिडर करके चलें हर टाइम। मेटल्स में आपको और कहाँ कहाँ गुंजाइश नज़र आ रही है फेरस नॉन फेरस में इस वक्त बाइंग की? जरूर जी, यहाँ पर अगर हम मोमेंटम के लिहाज से देखें तो एक जो स्टॉक जहां पर बड़ा पार्टिसिपेशन अभी तक हुआ नहीं है
वो स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील का। हाल फिलहाल में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमने नजर आइडेंटिफाई किया था लगभग अराउंड 1200 लेवल के आसपास, बट जो फॉलो थ्रू एक्शन होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पर अनफोल्ड हुई नहीं है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, इंट्राडे में एक अच्छा स्विंग इसने 1210 के आसपास डिस्प्ले किया था एंड वहीं से एक अच्छी रिकवरी हुई है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस अभी भी कंसिडर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, इस पैटर्न की टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 1276 के आसपास प्लेस्ड है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी स्वीट है। स्टॉप लॉस आप 1220 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में 1276 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ये हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट में? ऐसा लग रहा है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा डाल के बाकी सब ज़ीरो कर दें। किस तरीके से मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, हमारी मार्केट में खास तौर से अंडर परफॉर्मेंस और गोल्ड और सिल्वर में बड़ी रैली? सबसे पहला तो सवाल इसी पर, कैसे देख रहे हैं आप इन मूव्स को? देखिए, अब पिछला पूरा जो साल गया है, भारत का जो बाजार था, आप 42 जो सबसे बड़े देश है उसमें 36 नंबर पे था, तो काफी नीचे था। और अभी मैं जब भी टीवी ऑन करूं, या टीवी तो खैर नहीं भी देखते, तो और या डिजिटल भी देखूं, तो सब जो है हर कोई रिस्क की फहरिस्त बना रहे हैं कि अभी क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। अभी तो बाजार में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और लेकिन ये जो इस तरह का सेंटिमेंट होता है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर जिसे बोलते हैं, कि जिस समय आपको बहुत ही खुशहाली का माहौल लगता है, जैसा कि पहले 8-10 महीने थे 2024 के, जब लगता था कि 30-35 % कंपाउंडिंग तो कहीं नहीं गई है, तब आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब आपके मन में डर है, एंग्जाइटी है, क्या करें, रुक जाएं एसआईपी पे, तो अधिकतर उसके बाद जो अगला पीरियड होता है, अगला साल या कुछ, उसमें रिटर्न बेहतर आता है। तो ये मैं तो इस तरह से देख रही हूँ कि अभी जितने इंडिकेशन है उससे लगता है कि 2026-2025 से तो बेहतर होगा। ये ज़रूर है कि 2025 में एक तो जो बाज़ार का हुआ, दूसरा वो करेंसी भी। तो आप देखिए, तो यूरो में हमारा रिटर्न नेगेटिव रहा पिछले साल, क्योंकि रुपया यूरो के बनस्पत 20% गिरा। हम लोग खाली डॉलर रुपी देखते हैं, लेकिन डॉलर तो पिछले साल बाकी जितनी मुद्राएं हैं उनके बनस्पत गिरा। तो भारतीय जो करेंसी है वो बाकी जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट काफी खराब किया। तो बट जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से अभी अगला साल शायद पिछले साल से बेहतर हो। मैं एक साल का इंडेक्स प्रोजेक्शन तो फिर कभी नहीं देती, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लगता है कि अगला साल बेहतर होना चाहिए। सोना चांदी में देखिए, एक चीज होती है कि बाजार में हर तरह के, मैं पूरे मतलब बाजार का मतलब खाली शेयर मार्केट से नहीं, हर तरह की थीम बदलती हैं, चाहे वो देश हो, चाहे एसेट क्लास हो, चाहे सेक्टर हो। तो पीछे जिसने अच्छा किया उसके पीछे भागते जाना बहुत समझदारी की बात नहीं होती है। गोल्ड हम लोग समझते हैं सेफ हेवन है, लेकिन डॉलर टर्म्स में अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें तो वो इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। तो एक एसेट एलोकेशन के लिहाज से, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से गोल्ड, सोना चांदी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आपके निवेश का 30-35% या 40% सोना चांदी में हो। हमारे जो मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज हैं भारत में भी और ग्लोबली भी, एलोकेशन हमेशा रहता है, लेकिन अधिकतर 10% से कम ही रहता है। मैं नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर की बात ना हो, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। आज की चर्चा भी हमारी उसी से शुरू हो रही है। अब कुछ देर के लिए गोल्ड और सिल्वर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं मैम इस अर्निंग सीजन के। ये क्वार्टर के नंबर्स आपको लगे कैसे अब तक के? सो फार आई मीन कुछ अर्निंग्स अभी ड्यू हैं, बट मोर लेस आपको एक सेंस मिल चुका है लार्ज कैप बैंकिंग का, आपको आईटी का सेंस मिल चुका है, कैपिटल गुड्स विद एलएनटी नंबर्स। ये अर्निंग सीजन लगा कि हाँ आपको, और Q1, Q2 और Q3 तक आते आते कहाँ आपको ग्रोथ के प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं? थोड़ा चीज मुझे जो इस बार सरप्राइजिंग लगा नतीजों में, वो ये था कि मार्जिन कम हो रहा है, जबकि
आप अगर मैक्रो डेटा देखें तो था कि इन्फ्लेशन तो बिल्कुल इतना कम है कि जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, तो उस लिहाज से कोई कारण नहीं था कि अगर आप उस लेवल पे देखें कि इसलिए कंपनियों का भी जो कॉस्ट या एक्सपेंस वाला लाइन है वो कम होना चाहिए था, मतलब उसमें ग्रोथ कम होनी चाहिए थी, बिकॉज़ लेकिन अभी आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी ठीक हुई है। अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट नंबर नहीं देखे, थोड़े दिन पहले तक जो जितने आए थे नतीजे, लेकिन मार्जिन्स पे प्रेशर था। आईटी में तो वो लेबर कोड चेंज के कारण ही एक्सपेंसेस बढ़े थे। तो इस बार मेरे अनुमान से थोड़ा नरम रहा नतीजों का सीजन। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये तीसरी तिमाही में थोड़े और बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि वो जो जीएसटी कट था उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन इतना कम है तो वो उसका मार्जिन पर अच्छा असर होना चाहिए, और प्लस इन्फ्लेशन कम होने से ये होता है कि जो घर का बजट है उसमें और चीजों के लिए थोड़ी जगह बनती है, पर उतने अच्छे नतीजे आए नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा मेरे अनुमान से थोड़ा कम रहे। ओके, मीनवाइल मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, ग्रीन में आ सकता है बैंक निफ्टी किसी भी वक्त इस समय, तो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर। देवीना जी, तो इस समय मार्केट में फिर बाइंग कहाँ करें? बहुत कम जगह है छुपने की, वही गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या तो ले लें या मेटल स्टॉक्स ले लें, बस वही चल रहे हैं, बाकी तो कोई स्पेस चल नहीं रही है। आप इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डालने की इस समय वकालत करेंगे? मैं अभी सोना चांदी और मेटल्स में तो नहीं डालने की वकालत करूंगी। ये हाँ। जब भी आप एक तरह से पीछे देखते हुए अपना निवेश करते हैं ना, अगर ये एक्चुअली में हमने डेटा प्लॉट करके देखा था कि जो पिछले पीरियड में जिस एसेट क्लास या जिस कैटेगरी ने बेहतर किया उसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो क्या होगा, तो उसका उत्तर ये है कि आप सिस्टमैटिकली अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए पीछे देखते हुए गाड़ी मत चलाइए। रिचर्ड ब्रांसन का एक कोट है, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग अराउंड। तो जो ट्रेन या बस निकल गई है उसके पीछे भाग के चढ़ने में आपको चोट ही लगेगी। अगली का इंतजार करिए। ऐसा नहीं होता कि आगे आपको कोई मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने का। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, मेरे हिसाब से जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, और मैं ये हर बार कहती हूँ कि इक्विटी एलोकेशन 100% नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। उसका दूसरा पार्ट ये है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आप अभी निवेशित हैं वहीं निवेशित रहिए, वही स्टॉक्स या वही सेक्टर्स नहीं, क्योंकि खासकर 2024 में आपने बहुत कुछ लिया होगा जो अब देखने का मन नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं, और ये नए साल में मेरी सलाह भी थी, कि आप अपने डीपी स्टेटमेंट के आखिरी तक जाइए। तो जो सब स्टॉक आप नहीं देखना चाहते हैं, जिनके बारे में सोचना नहीं चाहते कि कभी ये लिया भी था, अगर आज के भाव पे आपको नहीं लेंगे तो उससे निकल जाइए। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है, जहाँ हमारा पीएमएस ओवरवेट है, पिछले 2 साल से ऑटो कंपोनेंट्स और बाद में धीरे-धीरे ऑटो में भी ओवरवेट रहा है, तो 2024 के शुरू से लगभग। और तो उसका तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन फार्मा हेल्थ केयर में भी ओवरवेट थे। 2024 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 2025 में उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी भी वो वहाँ हम लोग का ओवरवेट बना हुआ है। धीरे-धीरे करके एफएमसीजी में भी कुछ चुने हुए स्टॉक लेके थोड़ा ओवरवेट हो गया है। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोग अधिकतर रखते हैं उससे ज़्यादा है। आईटी में थोड़ा ओवरवेट होगा, तो लगभग बाकी तो स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स रहते ही हैं, केमिकल में, कैपिटल गुड्स में, वो सब भी हैं। पर ब्रॉडली ये पैटर्न होगा अभी फिलहाल। अच्छा मैम, ये जो क्रूड की स्टोरी एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, उसका एक बड़ा फैक्टर है दैट्स ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और अभी वो शायद किस तरफ करवट ले पता भी नहीं है। मेरे ख्याल से यूएसए का बहुत बड़ा बिल्डअप, नेवल बिल्डअप हो चुका है ईरान के इर्द गिर्द। क्रूड क्या एक थोड़ा सा अपसेट लेके आ सकता है हमारे लिए? और अभी कुछ अपस्ट्रीम कंपनियों में स्ट्रॉन्ग मूव है, क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में एक शार्प कोलैप्स है। इस पहले को कैसे रीड कर रहे हैं आप? अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि क्रूड में ये जियोपॉलिटिकल चीजें ज्यादा होती हैं, और उसमें हर दिन ऐसा चीजें बदलती हैं। एक दिन होता है कि ग्रीनलैंड पे हम चढ़ाई कर देंगे, अगले दिन होता है कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो कहना मुश्किल है। और ईरान, आप ये मत भूलिए कि फिजिकल साइंस में भी और पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा देश है। ये छोटा सा देश नहीं है कि आप उसका
उस पर कोई एक्शन लें और उसका कुछ हो नहीं। वो बहुत बड़ा देश है, पुरानी सभ्यता भी है, उनके पास अस्त्र-शस्त्र भी हैं, तो वो कहाँ तक वो चीज़ एस्केलेट होती है, वो भी देखने वाली बात है। और एक बात ये भी याद रखिए कि कोई भी जितने भी मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ऑयल का प्राइस स्पाइक तो करता है, बट जो भी वहाँ जाता है, उसका ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता कि ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाए, कि वो तो जा ही इसलिए रहा है कि वहाँ से ऑयल का पैसा मिलेगा। तो आज तक भी नहीं हुआ है कि असल में चाहे इराक हो, चाहे कोई भी और कॉन्फ्लिक्ट हो, कि ऑयल फील्ड्स को कोई नहीं नुकसान पहुँचाना चाहता, क्योंकि वो तो कैश काउ है, वहीं से तो पैसा आएगा। तो वो खाली एक माहौल बनता है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑयल का पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऑयल बहता रहे ये सभी को चाहिए, चाहे जो पुराना शासक हो, नया शासक हो, इन्वेडर हो, जो भी हो। एक आखिरी सवाल, 3 दिन में बजट आ रहा है, वैसे मुझे पता है कि शायद आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन आपकी? सबसे बड़ी ये है कि सब लोग अपने-अपने विश लिस्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई नंबर्स नहीं देख रहा है कि सरकार के पास जगह ही नहीं है आपको कोई कंसेशन देने की, चाहे टैक्स में हो, चाहे आपका जो भी सेक्टर है उसमें निवेश में हो। और उसका कारण है कि टैक्स कलेक्शंस बजट से बहुत, बजटेड जो एस्टिमेट थे उससे बहुत कम चल रहे हैं। तो अगर आपके पास विस्तार से समझाने का तो शायद समय नहीं हो, तो मैं यही आपको बोलूँ कि अभी इस बार रिफंड भी कम दिए हैं, फिर भी नेट जो टैक्स कलेक्शन है, जो जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स, एसटीटी सब मिला के, वो लगभग 8% ग्रोथ पे है, आपका बजट था 11% ग्रोथ पे। तो अगर आपने यही स्थिति बाकी के साल में भी रही, तो आपके पास समझ लीजिए 1.3 लाख करोड़्स या 1.3 ट्रिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल रहेगा। तो वो एक मुश्किल बात है, और कारण ये है कि आपका नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी की दर एवरेज जो पिछले 2 दशक में रही है, वो 12% के करीब रही है। अभी आप 8 पॉइंट समथिंग पे चल रहे हैं। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, सब नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड है, रियल जीडीपी से नहीं है। तो वो नॉमिनल, और पिछले साल एक ये भी मैंने उसी टाइम जब बजट आया था तभी ये बात कही थी कि आपने जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स का तो जो अनुमान लगाया है, वो तो उस समय नॉमिनल जीडीपी का अनुमान था 10 साढ़े 10% का, तो उसी के लाइन में था कि 10.5 10.9 का कलेक्शन में इंक्रीज होगा। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स जहां आपने दरें काटी, वहां एस्टिमेट था कि 14.5% ग्रोथ होगी। और मैंने कहा फिर तो एक ही बात मैं कह सकती हूँ कि सरकार तो पूरा स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठती है। और तो आप पर्सनल इनकम टैक्स का टैक्स काट रहे हो, फिर भी बोल रहे हैं इतना इतना ग्रोथ आएगा। एसटीटी में 40% का ग्रोथ बजटेड था, असल ग्रोथ लगभग 0 है। और पर्सनल इनकम टैक्स में 1-1.5% है ग्रोथ। तो ये एक बड़ा गैप हो गया है, तो उसके कारण सरकार के पास बहुत कुछ करने का रूम नहीं है, नहीं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो वो, और दूसरी बात ये है कि जीडीपी में सरकार की स्पेंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप गवर्नमेंट कैपेक्स देखें तो पिछले 10 साल में लगभग 5 गुना हो गई है। तो वो अगर अगर वहाँ पर कटौती करेंगे तो जीडीपी पे असर आएगा। तो ये थोड़ा-सा इस बार वित्त जी, मंत्री के पास थोड़ा मुश्किल माहौल है, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया देवीना जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए। बजट की हमने बात की है, तो इसी पर रहते हैं। कुल मिलाकर 2.5 दिन बचे हैं बजट आने में। अब डिफेंस, रेलवे और एग्रीकल्चर क्यों रहेंगे फोकस में, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बाजार जो है वो फोकस करेगा 2 बड़े सेक्टर्स पे, सबसे पहले डिफेंस और उसके बाद में रेलवेज। और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो क्लियर कट विनर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का जो कमिटमेंट है डिफेंस अपग्रेडेशन को लेके, अपने जो आर्म फोर्सेस हैं इनको हथियार बेस्ट से बेस्ट मुहैया कराने के लिए, उसके चलते जो एक्सपेक्टेशन है बाजार की, एटलीस्ट 10 से 15% का इंक्रीज साल दर साल बेसिस पे आपको डिफेंस के बजट एलोकेशन में बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। पिछले साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे डिफेंस बजट को, और वहां आपको एक इजाफा आता हुआ नजर पड़ सकता है। कहां कहां सरकार फोकस करेगी, तो ऑब्वियसली ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन, R&D एक बड़ा फोकस एरिया रह सकता है। इसके अलावा जो क्विक रिएक्शन
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और जो पिनाका प्रोग्राम है, और अगर हम बात करें तो जो S-400 के तर्ज पे जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं उस पर तवज्जो दिया जाएगा और शायद वहाँ आपको एलोकेशन और आवंटन बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। पिछले काफ़ी दिनों से डिफेंस स्टॉक फोकस में है, तो देखते हैं ये सेक्टर किस तरीके से बजट में टर्नआउट होता है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। और दूसरा बड़ा सेक्टर और जो बड़ा बजट का पार्ट होता है वो होता है रेलवेज़। रेलवेज़ में भी मॉडर्नाइजेशन को सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस पे रखा है। पिछले बजट के मुकाबले शायद 5 से 6% एलोकेशन बढ़ सकता है। 3 नए लॉजिस्टिक हब्स, रेलवे सेफ्टी सिग्नलिंग सिस्टम और नई बोगियां यानी जो रोलिंग स्टॉक होता है उस पर स्पेंडिंग करने के लिए सरकार एलोकेशन बढ़ा सकती है। इसके अलावा वंदे भारत और अमृत भारत के जो ट्रेन सिस्टम्स हैं इसको नए रूट्स मुहैया कराए जा सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। और आखिर में एग्री सेक्टर बाजार यहाँ भी फोकस रखेगा। किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए किस तरीके से रोड मैप आगे बढ़ेगा, जो खेत में पानी देने का काम है, जो जल सिंचाई योजना है, यहाँ एलोकेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। इस बजट में एलोकेशन उस तरीके का यहाँ इस सेक्टर को मिलता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यतन इस पूरी बातचीत के लिए। तो ख्वाहिशें क्या क्या हैं और किन किन एक्सपेक्टेशन से हमें आगे बढ़ रहे हैं इस बजट के लिए, ये आपने सुना। यतिन साहब एक काम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, पुल बैक्स नहीं टिक रहे हैं, 2 दिन की तेज़ी आज थोड़ा सा सिंक होती हुई समहाउ निफ्टी बैंक मैनेज कर रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे अभी। आपका टेक मार्केट्स पे और आपके स्टॉक्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज एंड एवरीवन। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पुल बैक नहीं टिक रहे हैं और आज इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मार्केट इन लेवल से थोड़ी और रैली कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ लोअर ओपनिंग उसके बाद मार्केट पिकअप नहीं हो रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल है मार्केट के लिए वो है 25,150, और अगर आज मार्केट 25,150 के नीचे अगर बंद होता है तो हम वापस एक बार 25,000 या 24,900 तक भी मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी बन गया है 24,900 का। 24,900 के नीचे मार्केट में मुझे लगता है कि 24,500 तक का सेल ऑफ बढ़ सकता है। तो हायर लेवल्स पे डेफिनेटली लाइक अपसाइड इज लिमिटेड, ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और लोअर लेवल्स के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ओपन है। तो हमें काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और अगर आज सर्वाइव हो जाते हैं 25,300 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट में हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है एंड केयरफुल रहना है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है, एक अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक आया हुआ था। 430 का ब्रेकआउट था, 442 443 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 430 के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 428 का स्टॉप लॉस रखे, और करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता है खरीदारी करके चलनी चाहिए। ये स्टॉक वापस से एक बार 455 से लेकर 470 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसके अलावा मुझे पीएसयू बैंक्स में लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहेगा। कैनरा बैंक ये हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पीक है, 158 157 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 165 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, और अगर कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 155 156 में स्टेबल हो सकता है। तो 154 का स्टॉप लॉस रखे, 158 में खरीदे। ओके, चलिए, शुक्रिया श्रीकांत जी ये सब आइडियाज़ के लिए। आज थोड़ा समय का अभाव है तो फॉलोअप क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे आपसे। इस शो को समेट रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी के अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी के अलावा बाकी कोई कंट्रीब्यूशन करने को तैयार नहीं है। तो एक अकेला बैंक निफ्टी बेचारा कब तक संभालेगा मार्केट को, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्टेबली डिहाई के करीब है। चलिए, शो को समेट रहे हैं। इसके बाद श्रेया और कंचन के साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।